नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत भारत का न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 5वां दिन है। ईरान ने दावा किया है कि उसने दुबई में मौजूद अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया। वहीं इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और लेबनान की राजधानी बेरूत में बमबारी की है। ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया कि उसके जवाबी हमले में पहले 2 दिनों के अंदर करीब 650 अमेरिकी सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। हालांकि अमेरिका ने इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार रात को कहा कि उन्होंने अमेरिकी सेना को इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने का आदेश इसलिए दिया क्योंकि ईरान पहले हमला करने वाला था। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है। इसमें भारतीय नागरिकों के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। एमईए के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने एक्स पोस्ट में इसकी जानकारी दी। इधर जंग से बने विपरीत हालातों के चलते मिडिल ईस्ट के देशों से भारतीयों का लौटना जारी है। मंगलवार देर रात जेद्दा, दुबई से कई भारतीय दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुए। भारत आने पर लोगों ने कहा कि अपने देश वापस आकर अच्छा लग रहा है। ईरान के जंग के कारण दुनिया का सबसे अहम होर्मुज रूट बंद कर दिया है। इसके चलते भारतीय झंडे वाले 37 जहाज और उनमें सवार 1109 भारतीय नाविक वर्तमान में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में छात्रवृत्ति को लेकर बड़ा बवाल सामने आया है। जिले के हजारों छात्र पिछले 2 वर्षों से छात्रवृत्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं। बीएससी और एमएससी के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि अब तक जारी नहीं हुई। वहीं छात्रवृत्ति पोर्टल बंद होने से छात्रों में भारी असमंजस और चिंता का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि इस समस्या से जिले के करीब 10,000 छात्र प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल जयंती हक्सर महाविद्यालय के बीएससी और एमएससी के नियमित छात्र छात्राओं ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 24-25 के लिए बीएससी 4th ईयर के पास छात्र के लिए छात्रवृत्ति आवेदन पोर्टल अब तक नहीं खोला गया है। पोर्टल बंद होने की वजह से छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ रहा है। हम जो 4th ईयर वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो हम 24-25 वाले सेशन वाले, तो इसमें समथिंग 10,000 तक के स्टूडेंट है ऑल जिले में, बैतूल जिले में। तो अभी तक उनकी स्कॉलरशिप आई नहीं है। और फिर हमने एमएससी में एडमिशन लिया 1 ईयर में, तो वो है हमारा सेशन 25 से 26, तो उसमें भी अभी तक हमारी स्कॉलरशिप एक भी नहीं आई है। और प्लस पोर्टल भी चालू नहीं है। और हमारा एमएससी का फर्स्ट सेम का एग्जाम भी हो गया। हम प्रिंसिपल मैम के पास भी गए थे, उन्होंने तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। और कितनी स्कॉलरशिप मिलनी है एक बच्चे को? समथिंग पोस्ट मैट्रिक के 8,000 समथिंग आती है, 8 से 10,000। और आवास वाले बस ये बताओ, कब से ये स्कॉलरशिप नहीं मिली, कितने बच्चे होंगे और क्या समस्या आ रही है छात्रों? 2024-25 में हमने एडमिशन लिया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 4th ईयर में। तो उस समय भी क्या बोलना चाहिए, 4th ईयर की स्कॉलरशिप नहीं डली। और फिर 25-26 में हमने एमएससी 1 ईयर में एडमिशन लिया, तो इस टाइम पे भी हमको स्कॉलरशिप के फॉर्म या पोर्टल ही ओपन नहीं हुआ है और फॉर्म भी नहीं भर पाए हम। क्या समस्या होगी? जो हम कॉलेज की तो फीस भरते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म भी भरते हैं, तो जो हम पैसे इधर उधर से अरेंज करते हैं, जो घर वाले देते हैं, तो वो जो हमको पैसा फिर। बैतूल में अल सुबह 3-4 बजे भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए। गंज थाना क्षेत्र के 5 दोस्त इटारसी रोड स्थित बसंत पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार कार से सड़क किनारे खड़ी क्रेन से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों में एक को गंभीर हालत में नागपुर रेफर किया गया है। सूचना पर हेमंत खंडेलवाल अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने रिपोर्ट कायम कर अपनी जांच शुरू कर दी है। कल रात बसंत पेट्रोल पंप के सामने एक सफ़ेद रंग की कार एक क्रेन से टकरा गई। खड़ी ट्रेन थी इटारसी रोड पर। इसमें वरुण, अभय और एक व्यक्ति की और मौत हुई है। 2 उसमें अन्य घायल हुए हैं। आकाश घायल हुआ है और मनीष घायल हुआ है। तो एक नागपुर रेफर हुए हैं और एक यही इलाज उनका जारी है। इसमें मर्ग कायम किया गया है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां होली के त्योहार के दौरान मामूली विवाद ने इतना हिंसक रूप ले लिया कि एक युवक की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश या किसी मामूली बात पर करीब आधा दर्जन लोगों ने मिलकर युवक पर हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हमलावर ने युवक को घेरकर लाठी डंडों से तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। मृतक के पूरे शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान मिले हैं, जो हमले की क्रूरता को बयां कर रहे हैं।
घटना की सूचना मिलते ही पनवार थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल करीब आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है कि आखिर विवाद की असली वजह क्या थी। और मृतक आपके कौन है? मृतक हमारा छोटा भाई है। घटना क्या हुई? घटना उसके साथ मर्डर कर दिया गया है, उसको मार दिया गया है जान से। कब? रात में करीब 12 के बीच की घटना है। ये पहले होली गा रहा था गांव में, तो वहीं पे झगड़ा हुआ लड़कों से। फिर वो लड़के इसको पीछा किए रात में, जब तो फगुआ से उठा था, फिर आकर के यहाँ पे उसको मार दिए। एक पट्टू आदिवासी का लड़का है, उसका नाम है प्रवीण, और 2-3-4 लड़के हैं। इंदौर के चोईथराम क्षेत्र में बीती शाम बड़े ड्रेनेज चैम्बर में उतरने से नगर निगम के 2 आउटसोर्स कर्मचारी कर्ण यादव और अजय डोडियार की दर्दनाक मौत के मामले में महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बयान सामने आया है। मंगलवार को महापौर ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद है और इसके विस्तृत जांच के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि स्पष्ट हो सके कि घटनाक्रम किन परिस्थितियों में हुआ और कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई। महापौर ने बताया कि नगर निगम की पूरी टीम शोकाकुल परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने घटना का संज्ञान लेते हुए दोनों मृतक कर्मचारियों के परिजनों को 30-30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से परिवार के एक सदस्य को आउटसोर्स व्यवस्था के तहत नौकरी देने की पहल की जा रही है। नगर निगम में सेफ्टी टैंक भरकर चोईथराम मंडी के पास प्राइमरी मेन लाइन में टैंकर खाली करने के दौरान नगर निगम के आउटसोर्स से कार्यरत हमारे 2 साथी कर्मचारी कर्ण यादव और अजय डोडियार का दुखद निधन हुआ है। एक तो ये घटनाक्रम क्या है, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन दोषी है, इसकी जांच करने के मैंने निर्देश दिए हैं। दूसरा, ऐसी दुख की घड़ी में हम सब दोनों परिवार के साथ खड़े हैं। नगर निगम का पूरा अमला, नगर निगम की पूरी टीम शोक संतप्त परिवार के साथ है। मंडला में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तीखा हमला बोला। एक पत्रकार द्वारा उसने यह पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कभी आरएसएस की प्रशंसा की थी, वे नाराज हो गए। उन्होंने कहा, कहाँ है बताओ, तुम्हारी पैदाइश कब की है? मैं 1972 से आरएसएस का विरोधी हूं। दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि उनका राजनीतिक जीवन संघ विचारधारा के विरोध में रहा है। उन्होंने आदिवासी राजनीति का मुद्दा उठाते हुए भाजपा की नीति पर सवाल भी खड़े किए। उनका आरोप था कि भाजपा की नीतियां आदिवासी समाज के हित में नहीं है और पार्टी मूल रूप से आदिवासी विरोधी सोच रखती है। उनके इस बयान से प्रदेश की राजनीति में फिर सियासी गर्माहट बढ़ गई है। बीजेपी लगातार आदिवासियों के नाम पर राजा शंकर शाह हृदय शाह के नाम पर खेल रही है। आपका क्या रहेगा आने वाले साल में चुनाव में? भाजपा आदिवासी विरोधी है, मूल रूप से आदिवासी विरोधी। आरएसएस की प्रशंसा की है आपने? कहाँ करी है? पूर्व में आपने अरे तुमको कुछ ख्याल है दिग्विजय सिंह के बारे में? पैदाइश कब की है तुम्हारी, बताओ, कब पैदा हुए थे? 1999 में। मैं 72 से आरएसएस का विरोधी है। ठीक है, जाओ। सर, 65 ग्राम सोने की कथित दिन दहाड़े लूट का मामला जांच में फर्जी निकला। सर्राफा बाजार स्थित मंगलम ज्वेलर्स के मुनीम दिलखुश नागदा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि डॉक्टर फजल रहमान की गली में अज्ञात बदमाशों ने मारपीट कर उसकी जेब से सोना लूट लिया। उसे अचेत हालत में पाकर श्रीराम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने बताया कि जांच में कई विरोधाभास मिले। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी टूट गया। उसने सोना गबन करने की नियति से झूठी लूट की कहानी रचने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर करीब 12 लाख रुपए कीमत का 65 ग्राम का सोना बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामले में वैधानिक कार्रवाई जारी है। ये सराफा एसोसिएशन में पहली घटना हुई है कि किसी कर्मचारी ने मतलब ऐसा किया जो चोरी की, और उसको पुलिस प्रशासन ने मान चंद घंटों में उसको पर्दाफाश कर दिया।
इसलिए सराफा एसोसिएशन पुलिस प्रशासन का आभार एवं धन्यवाद प्रस्तुत करने आए थे। सराफा व्यापारियों द्वारा इस घटना के बाद कोई खास एहतियात बरतने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं क्या? अब करेंगे, तो आपको ये करेंगे कि सभी जो जितने भी कर्मचारी है उनके सबके आइडेंटिफाइड कराया जाए, फोटो वगैरह ये सब पुलिस प्रशासन को दिया जाएगा। ये कल दिनांक को दोपहर के समय मेन सराफा मुख्य बाजार में एक घटना कारित हुई थी, जिसमें सराफा व्यापारी के यहाँ मुनीम का कार्य कर रहे एक व्यक्ति ने बताया कि उसके साथ में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मारपीट करी है और मारपीट करके जो वो जेवरात लेके जा रहा था वो छीन कर भाग गए। जब वो सारे तथ्यों की पुष्टि की गई तो उसमें जो ये पूरा घटनाक्रम है वो मनगढ़ंत पाया गया और जो मुनीम है उसी के द्वारा ये षड्यंत्र करना पाया गया था। चूंकि वो जो राशि थी उसको जो जेवरात थे उसको गबन करने का उसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य से उसने पूरी कहानी रची थी और पुलिस के द्वारा जो नीमच कैंट थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा चंद घंटों में इसका पर्दाफाश किया गया है। आरोपी पुलिस ने होली के दिन शहडोल बुढ़ार मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें SECL कर्मचारी राजेंद्र प्रसाद दुबे की मौके पर मौत हो गई। दुबे निर्माणाधीन मकान का जायजा लेने शहडोल जा रहे थे, तभी टाटा मोटर्स सर्राफा पुल के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दुबे को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के तुरंत बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही बुढ़ार थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ट्रेलर को जब्त कर लिया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया। अधिकारियों ने सड़क सुरक्षा और गति नियंत्रण पर ध्यान देने की अपील की है। नीमच जिले में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को रतनगढ़ और मोरवन क्षेत्र की 5 दुकानों व डेयरियों पर अचानक छापा मारा। कार्रवाई में मिठाई, दूध, घी, नमकीन और दाल सहित कुल 19 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। रतनगढ़ में श्री चारभुजा दूध डेयरी, महादेव स्वीट्स, बालाजी टी स्टॉल और होटल साईं पैलेस की जांच की गई। मोरवन में नवकार किराना स्टोर से दाल के नमूने लिए गए। निरीक्षण में 4 प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के पास आवश्यक मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं पाए गए, जिसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए नोटिस जारी किया गया। सभी नमूनों की जांच भोपाल स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला में भेजी गई है। जांच में मिलावट पाई जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। रीवा शहर के नामचीन व्यापारी और भाजपा के नेता जयंत खन्ना के आवास पर आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सोलर प्लेट की सफाई करने गए युवक आशीष गौतम की बिजली का करंट लगने छत से गिरने के कारण मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने भाजपा नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक आशीष गौतम खुद की एक छोटी सोलर कंपनी चलाता था। परिजनों का आरोप है कि होली के त्यौहार की छुट्टी होने के बावजूद भाजपा नेता जयंत खन्ना ने दबाव डालकर उसे सोलर प्लेट साफ करने के लिए बुलाया था। सफाई के दौरान आशीष छत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह बुरी तरह झुलस गया और अनियंत्रित होकर छत से नीचे गिर पड़ा, जिससे उसका सिर फट गया। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मचा है और वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अभी 4 बजे के आसपास आशीष गौतम नामक युवक को जो अपने कार्यस्थल पर कार्य कर रहा था कहीं साइड में, तो वहाँ से करंट लगने की वजह से उसको यहाँ लाया गया था, जिसको डॉक्टर ने चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया। हाँ, बॉडी हल्की झुलसी हुई है, तो बाकी सब पोस्टमार्टम पर चल जाए कितना नहीं, ये सब तो सुबह पोस्टमार्टम पता चलेगा कि क्या छोटे। हम मृतक के छोटे भाई हैं और हम रास्ते पे थे रामपुर बघलान में, आ रहे थे रीवा के लिए। तो जो उनके कर्मचारी हैं, जो कंपनी है हमारी सोलर वन एंटरप्राइजेस, उसके ऑनर हैं हमारे बड़े भाई, तो इनके कर्मचारियों के द्वारा फ़ोन आ गया कि उनको करंट लग गया है, वो बिल्डिंग से नीचे गिर गए हैं। फिर उसके बाद रास्ते में हम लगातार बात करते आए इन लोगों से। हमने बोला कि जिनके यहाँ जो ऑनर हैं, जिनके यहाँ आप काम कर रहे हो, तो उनसे बोलो अपनी गाड़ी से छोड़ दे अगर उनके पास वाहन हो तो इन लोगों ने बताया कि वो बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई भी ड्राइवर नहीं है। तो हमने बोला कि उनसे खुद आती होगी चलाते, इमरजेंसी में कोई भी किसी की मदद कर सकता है, तो वो गाड़ी लेके चले जाएं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम गाड़ी अपनी नहीं ले जाएंगे, सर फटा है, करंट लगा है, तो पुलिस केस से हमको कोई मतलब नहीं है, तो हम नहीं जा पाएंगे। और उन्होंने ही, हमने बताया कर्मचारियों ने कि उन्होंने जिद किया। उनके पास प्लास्टिक की केबल रहती है जो साफ सफाई के काम में आती है सोलर के,
जो पैनल लगे हुए हैं। तो उन्होंने बताया, तो मैं पूछा कि क्यों लेके गए थे ये पाइप, तो वो बोले कि वो खुद बोले हैं कि 2-3 बार हम साफ करवा चुके हैं, लोहे वाली पाइप से ही आप साफ करिए। तो फिर बोला हमारे बड़े भाई ने जो ऑनर हैं कि लड़कों से चढ़ते नहीं बन रहा है, हम चढ़ के साफ कर रहे हैं आपकी, तो आप बताइए करंट तो नहीं आ रहा, 11,000 वोल्टेज की इसमें जा रही है लाइन, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी दिक्कत नहीं है, 2-3 बार हम साफ करवा चुके हैं, आप साफ कर दीजिए। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की धार्मिक और पर्यटन नगरी ओरछा में इन दिनों विकास के एक नए अध्याय की गवाह बन रही है। विश्व प्रसिद्ध राम राजा मंदिर और आसपास राम राजा लोक का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। करीब 215 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे राम राजा लोक का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। परियोजना के पहले चरण में मुख्य प्रवेश द्वार, भव्य पथ मार्ग, आकर्षक लाइटिंग, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक प्रतीक्षा स्थल और सौंदर्यकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जबकि फेज 2 का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राम राजा लोक के निर्माण से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाओं के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। मान्यता है कि संवत 1631 में रानी कुंवर गणेश अयोध्या से भगवान राम को ओरछा लेकर आई थी और राज्य की सत्ता उन्हें सौंप कर टीकमगढ़ चली गई थी। तभी से ओरछा में भगवान राम राजा के रूप में विराजमान है और उनकी पूजा की जाती है। राम राजा लोक में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मंशा थी, उस हिसाब से हमको जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था और उसका फेज 1 राम राजा लोक का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला, फेज 2 की शुरुआत हो गई है। जैसा कि अभी आप लोगों ने भी देखा, इसमें 2 कंपोनेंट्स है कि मंदिर की पूरी व्यवस्थाओं को सुधारना, मंदिर के आसपास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जो पुराने हमारे ऐतिहासिक स्मारकें हैं, उनका कंजर्वेशन करना, मंदिर के जो आउटर लुक है उसको इम्प्रूव करना, उसके जो एंक्रोचमेंट्स हैं उसको हटा के मंदिर को खोलना, साथ ही साथ आसपास जितने भी और मॉन्यूमेंट्स हैं ओरछा में, जो हमारे किले का कॉम्प्लेक्स है उसमें जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लस किले के आसपास जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, उन सबका रिनोवेशन करके उसको डेवलप करना। तो इस तरह से, और थर्ड कंपोनेंट है कि जो जन सुविधाएं हैं उनका विकास करना। तो इस तरह से ये सभी कंपोनेंट्स पे कार्य चल रहा है। मंदिर में काफी कार्य हो चुका है कंजर्वेशन का, गुजरात सिंह महल में काम हो चुका है जो अगले 1 से 1.5 महीने में खत्म होगा। कोटा जिले के रामगंज मंडी में होली की धूम मची। अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के साथ राजस्थान सरकार के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने फाग की मस्ती में झूमते हुए होली खेली। रंग और गुलाल से सरोवर सजाया गया और लोग एक दूसरे को होली की बधाइयां दे रहे थे। देशभक्ति गीतों पर भी मंत्री और कार्यकर्ता झूमते दिखे। नगरवासियों ने उत्सव का आनंद लिया और पूरे क्षेत्र में खुशियों का माहौल बना। मदन दिलावर का यह होली उत्सव सामाजिक मेलजोल और स्थानीय सांस्कृतिक रंगों को बढ़ावा देने वाला साबित हुआ। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के शिव सागर इलाके में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब भाजपा नेता प्रभात कश्यप अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ एक घर में घुस गया। आरोप है कि धारदार हथियारों, सरियों और लाठियों से लैस आरोपियों ने जमकर तोड़फोड़ की, फायरिंग की और परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। इस हमले में हरिप्रसाद गोचर और उनकी पुत्री अंजलि गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित मनोज गोचर ने उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दी और बताया कि उनकी बहन अंजलि को पहले रवि कश्यप ने रास्ते में रोककर हाथ पकड़ लिया और अभद्र टिप्पणी की। विरोध करने पर उसने गाली गलौज की और धमकी दी। देर रात करीब 11:30 बजे रवि कश्यप, उसका भाई जीजा प्रभात कश्यप और 4-5 अन्य लोग हथियारों के साथ उनके घर के बाहर पहुंचे। आरोपियों ने गेट तोड़कर घर में घुसते ही कार और मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। छत पर खड़े मनोज के ऊपर 2 से 3 फायर किए, जिनमें से एक गोली छत की रेलिंग में लगी। घर में घुसने के बाद रवि ने सरियों से अंजलि के सिर पर वार किया, जबकि प्रभात कश्यप ने धारदार फरसे से पिता हरिप्रसाद पर हमला किया, जिससे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। परिवार के अन्य सदस्य बचाने दौड़े तो हमलावरों ने उन्हें भी जान से मारने की कोशिश की और मारपीट कर मौके से फरार हो गए। कोटा शहर के स्वामी विवेकानंद स्कूल के पणिनी छात्रावास में होली का रंगारंग उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मदन दिलावर ने स्कूली विद्यार्थियों के साथ मिलकर होली के फाग गाए और बच्चों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्र छात्राओं ने पारंपरिक गीतों और रंगों के साथ होली की खुशियां मनाई। कार्यक्रम में दुर्गादास भी उपस्थित रहे। बच्चों ने होली के गीत गाकर वातावरण को उल्लास में बनाया। यह आयोजन न केवल संस्कृति और परंपरा का उत्सव रहा, बल्कि विद्यार्थियों के लिए सामूहिक खुशी और खेल कूद का भी अवसर बना। होली के त्यौहार पर जहां बाजारों में केमिकल युक्त रंगों की भरमार रहती है, वहीं बुरहानपुर जिले में इस बार एक अलग और प्रेरणादायक पहल देखने को मिली। गायत्री परिवार द्वारा प्राकृतिक रंगों के साथ अनूठे अंदाज में होली मनाई गई। इस होली में रंग भी थे, उमंग भी थी और भक्ति गीतों की मधुर धुन भी थी। लेकिन खास बात यह रही कि सभी रंग स्वयं अपने हाथों से
प्राकृतिक तरीके से तैयार किए गए थे। होली का नाम आते ही रंगों की बौछार और मस्ती का माहौल सामने आता है, लेकिन कई बार केमिकल युक्त रंग त्वचा और आंखों के लिए नुकसानदायक साबित होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए गायत्री परिवार के सदस्यों ने इस बार प्राकृतिक रंगों से होली खेलने का संकल्प लिया। सफ़ेद रंग अरारोट के आटे से तैयार किया गया, पीला रंग मुल्तानी मिट्टी और हल्दी से बनाया गया, वहीं हरा रंग नीम की पत्तियों को पीसकर तैयार किया गया। इसी तरह अन्य रंग भी पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों से बनाए गए, जिससे किसी भी प्रकार की हानिकारक बीमारी त्वचा को नुकसान न पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान भक्ति गीतों की मधुर धुन पर लोग झूमते नजर आए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने उत्साह और उल्लास के साथ एक दूसरे को प्राकृतिक गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। वातावरण पूरी तरह से भक्तिमय और रंगमय हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास और सीएमआर में होली के अवसर पर जनता के साथ रंगों का त्यौहार मनाया। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सभी के साथ उत्साहपूर्वक शामिल हुए। लोग मुख्यमंत्री पर अबीर और गुलाल डाल रहे थे। मुख्यमंत्री भी आम जन को प्यार और रंगों से सरोबार कर रहे थे। उनकी सादगी और सहज व्यवहार ने पूरे आयोजन को जीवंत बना दिया। उपस्थित जनसमूह में उल्लास और हर्ष का माहौल था। यह कार्यक्रम न केवल होली के रंगों का उत्सव था, बल्कि मुख्यमंत्री और जनता के बीच घनिष्ठता और आत्मीयता को भी दर्शाता है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर विद्याधर नगर विधानसभा सहित विभिन्न क्षेत्रों से पधारे नागरिकों एवं कार्यकर्ताओं के साथ रंगों के महापर्व होली को हर्षोल्लास और आत्मीयता के साथ मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ उप मुख्यमंत्री ने फूलों की होली खेली। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर पुष्प वर्षा कर सौहार्द एवं भाईचारे का संदेश दिया। ढोल नगाड़ों और पारंपरिक गीतों के बीच पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल बना रहा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पावन पर्व सामाजिक समरसता, एकता और हमारी समृद्ध संस्कृति परंपराओं का प्रतीक है। होली हमें आपसी मतभेद भुलाकर प्रेम और सद्भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि आप सभी का स्नेह, विश्वास और आत्मीयता उपस्थित उन्हें निरंतर जनसेवा के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वह रंगोत्सव प्रदेशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि, आनंद के साथ नए रंग भर दे। सबको होली की शुभकामनाएं, होली की बहुत बहुत बधाई। बहुत ही हम सभी के लिए महत्वपूर्ण त्योहार है और सत्य की असत्य पे जीत का त्योहार है, अच्छाई की बुराई पे जीत का त्योहार है और इसको धूमधाम से सभी को मैं तो ये कहूँगी सब धूमधाम से मनाएं, अपनों के साथ मनाएं और गिले शिकवे दूर करें और बहुत खुशी से मनाएं। सभी को मैं बहुत बहुत होली की बधाई। होली के दूसरे दिन धुलंडी बुधवार को इंदौर शहर सहित जिले के कई ग्रामीण अंचल में धूमधाम के साथ मनाई गई। बीते दिनों हुए चंद्र ग्रहण के कारण धुलंडी मंगलवार को भी कई स्थानों पर मनाई गई, तो कहीं बुधवार को जिले और शहर के कई हिस्सों में रंगों से लोग होली मनाते हुए देखे गए। अधिकतर बाजार बंद रहे। सबसे ज्यादा होली बच्चों में देखने को मिली। वहीं इंदौर शहर में भागीरथपुरा में हुई त्रासदी और बीते दिन निगम कर्मियों की दुखद मृत्यु के कारण प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों की होली देखने को नहीं मिली। वहीं इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव बीते दिनों ही होली के आयोजन और रंग पंचमी के आयोजनों में शामिल नहीं होने की बात कह चुके हैं। हालांकि मालवा अंचल सहित इंदौर क्षेत्र में होली पर्व को अधिकतर लोग गमी की होली मनाते हैं या लिया जा रहा रंग पंचमी पर रंग गुलाल जमकर खेला जाता है और इंदौर की रंग पंचमी की रंगों की गैर देश भर में प्रसिद्ध है। अभी के लिए खबरों में इतना ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत भारत 7 सच।